नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 7 और विषय साइंस का आज ऑनलाइन कक्षा का दूसरा दिन। और आज आपके चलेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। किस प्रकार पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो देखिए, कभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। याद रखना, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष विषाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मादा में निर्मुक्त करते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। सामान्यतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक द्वारा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन, वसा का संश्लेषण करते हैं। अब देखिए, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादपों में पोषण की अन्य विधियां किस किस विधियों द्वारा पादपों में पोषण होता है? कुछ पादप पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए भिन्न पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 में दिखाया गया है कि ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? चित्र दे रखा है 1.5 पशुपोषी पादप का अमर बेल। तो ये जो बेल लगी हुई है रस्सी नुमा की संरचना पीले रंग की संरचना बताई गई है, ये अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है, उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं। क्या ये विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में दिखाया गया है कि पादप को देखिए, इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये उन्हें रोमों के बीच पसार लेते हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन होता है। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। रिंस फ्लाड ट्रैम्प द्वारा संडू कीट भीषण पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब बताना है कि पौधे क्या कीटों का भक्षण करते हैं।
जो 1.6 गठपर्णी पिक्चर पादप में घड़े के ढक्कन जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको। इस पौधे में जैसे कीट प्रवेश करता है तो जो ढक्कन नुमा पत्ता है इसका वो इसको पसा लेता है और पौधे इसका भक्षण कर लेते हैं। अब है आपके मर्तजीवी, अगला टॉपिक है मर्तजीवी। मर्तजीवी मर्तजीवी, आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। मशरूम किसे कहते हैं? गांव में अधिकांश जो बरसात के दिनों में जो पादप उगते हैं, जिससे वो सांप का घर बोलते हैं, सांप की छतरी, उसे मशरूम कहते हैं। तो मशरूम बोलते हैं उसको साइंस की भाषा में, और गांव की भाषा में सांप की छतरी। तो देखिए आगे, वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तथा तनों का छाल पर छाते के समान संरचनाओं से गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु तो इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और उन्हें कहां से प्राप्त होते हैं। इसकी क्रिया है डबल रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए तथा उस समय तक रख दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसे संरचनाएं दिखाई देने लगे। 1.8 चित्र में दिखाई गई है। देखो कैसे ये धब्बे किस अंक के हैं। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई देगी। एक रोटी ब्रेड जिसे बोलते हैं, उसको भिगो के आप 2-3 दिन के लिए नम स्थान पर रख दो, उस पर संरचनाएं बन जाएगी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा आप उसको देख सकते हो। ये जीव कवक या पंजाई कहलाते हैं। जो उस पर संरचना बनती है वो कवक या पंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मर्त एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का श्रावण करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मर्त एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मर्तजीवी पोषण कहलाते हैं। मर्तजीवी पोषण प्रणाली का एक उपयोग करने वाले जीव मर्तजीवी कहलाते हैं। मर्तजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मर्तजीवी कहलाते हैं। कवक पंजाई आचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों में उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों द्वारा कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो। वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल, पोषण तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब है अगला टॉपिक आपके मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की होती है? मृदा में
मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिकों बगीचे में लोन गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे उन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक में खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा में इन पोषक तत्वों से समृद्धि करने के लिए भूमि उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइबोजियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइबोजियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों से करते हैं। इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइबोजियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ करते हैं, अतः इनमें सजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नई दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी मर्तजीवी दूसरे पादपों पर पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्रणाली अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहित किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? कक्षा 7 का आज ये पाठ पहला पादपों में पोषण पूरा हो चुका है। जो भी आपको समझ में नहीं आता उसको लिख के फोटो खींच को आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। तब तक के लिए